गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 6 के संघर्ष के बाद समाज में मीडिया के बारे में। एक विश्वसनीय समाचार माध्यम नागरिक को जागरूक बनाते हुए उस फैसले को करने में सक्षम होता है। ये प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से चले तो लोकतंत्रीकरण को मजबूती मिलती है। विश्वसनीयता उस पत्रकारिता का प्रतीक है जो सही, निष्पक्ष और सामाजिक तौर पर जिम्मेदार हो। पश्चिम समाज में समाचार माध्यम निर्धारित सूचना को संग्रहण और प्रस्तुतिकरण करने का कार्य करता है, जिसके 3 सिद्धांत हैं: सत्यता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी। सत्य को इकट्ठा करना, निष्पक्षता से दिखाना और जिम्मेदारी उनकी है कि उसमें वो मिलावट नहीं करेंगे, जो है वैसा ही प्रस्तुतिकरण करना। ये सिद्धांत रिपोर्टर, संपादक, निर्देशक, प्रोड्यूसर, संबंधक, कैमरामैन, डिज़ाइनर और अन्य के साथ साथ स्वतंत्र रूप से काम करने वाले समाचार एजेंसियों के अलावा समाचार और सूचना मुहैया कराने वाली निजी और सरकारी एजेंसियों पर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष उपरांत समाज में मीडिया की अहमियत स्वीकार की है तथा लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में मीडिया की महत्ता को साझा किया है। मीडिया के प्रति बढ़ते ध्यान आकर्षण की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध उपरांत युग में तकनीक पर आधारित समाचार माध्यम की व्यापकता के रूप में जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गैर जवाबदेही मीडिया के प्रति बढ़ती चिंताएं इसकी वजह है, जिसमें नरसंहार जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है और रवांडा में हुआ था, जैसा कि रवांडा में हुआ था। इसी तरह मुक्त और स्वतंत्र मीडिया के लिए सहायता अधिकतर पश्चिम देशों और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की सहायता एवं विकास कार्यक्रमों का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मुक्त एवं स्वतंत्र मीडिया संस्थाओं को समर्थन देने भी दूसरे प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सहायता है। रॉस 2010 में कहते हैं कि कई विवाद प्रभावित देशों में इस वजह से प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया को स्थापित करने में मदद मिली है और गैर सरकारी संगठन अस्तित्व में आए हैं जो मुक्त संवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मीडिया से जुड़ी अन्य दानदाताओं गतिविधियों का परिणाम स्वरूप प्रोग्रामिंग में सहायता, प्रतिस्पर्धा, मीडिया संस्थाओं को बढ़ावा देना, विधायिका, अदालत और नियामकों सहित मीडिया समर्थन अधोसंरचना को प्रोत्साहन देना शामिल है। इसके अलावा खासकर कि संघर्ष उपरांत परिस्थितियों में, जैसे राज्य नियंत्रण, स्वामित्व और उपयुक्त उपकरणों के अभाव और सेंसरशिप जैसे हालातों में स्थानीय स्तर पर मीडिया के संस्थानिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जहाँ विविध प्रकार के मीडिया मौजूदगी है, वहाँ अच्छे से पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। वहाँ पक्षपात के पैमाने बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अविश्वसनीय पत्रकारिता होने लगती है, यानी कि ट्रस्ट नहीं कर सकते हम उन रिपोर्टों पे, जिसके कारण आगे चलकर लोकतंत्र प्रक्रिया अस्थिर हो सकती है। लोकतंत्र के लिए खतरा है अविश्वसनीय पत्रकारिता। इसके अलावा अगर बात करें आवश्यक संस्थानिक अधोसंरचना के साथ बेहतर कामकाज वाले मीडिया की स्थापना करना, तो मीडिया कार्यक्रमों के प्रभाव संयोजन, संभोगीमुखी और जागरूक दृष्टिकोण तथा आकलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दीर्घकालीन प्रतिबद्धताओं की मांग की है। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो 1980 के दशक के अंत में शीत युद्ध की संरचनाओं और अवधारणाओं से ध्वस्त होने से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और भी बेहतर हुई, जो समाज में दमित और हिंसा प्रभावित था। इसके अलावा रॉस ने ध्यानाकर्षण करने वाले कारण बताए हैं मीडिया के
पहला 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और दानदाताओं ने प्राकृतिक आपदाओं को तत्कालीन राहत के लिए दीर्घकालीन मानव विकास के निर्मित नीतियों में मीडिया आधारित कार्यक्रम, खासकर रेडियो कार्यक्रम को एकीकृत करने का सफल योगदान दिया। चाहे वे लोग राहत केंद्रों तक पहुंचने या संदेश देने के लिए सार्वजनिक निजी रेडियो स्टेशनों का उपयोग करते हो, या फिर पोषक और कृषि पद्धतियों के बारे में कार्यक्रम बना रहे हों। आम जनता की प्रतिक्रिया और विकल्प प्रस्तुत करने में मीडिया के प्रभाव को स्वीकार किया है। शीत युद्ध की समाप्ति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में प्रचार पर लगे प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिया है। ये समाचार पहले उन दर्शक श्रोता समूहों की पहुंच से बाहर थे। कई देशों में बढ़ती पहुंच ने दानदाताओं को पूर्ववर्ती अधिनायकवादी या फिर पूर्ण नियंत्रित मीडिया के विकल्प के रूप में स्थानीय मीडिया के विकास की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया है। एक स्वतंत्र एवं पेशावर मीडिया और वैकल्पिक लोकतांत्रिक विचारधारा के विकास को इस उम्मीद से प्रोत्साहित करना कि स्वतंत्र और पेशावर मीडिया लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया या अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, मीडिया विशेषकर खास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तकनीक प्रेरित सर्वव्यापकता हासिल कर ली है, जिससे इसे संदेशों को सुदूर इलाकों में पहुंचाना संभव हो गया है। रेडियो रिसीवर सस्ते हो गए हैं और हर जगह उपलब्ध हैं। टेलीविज़न का भी कई समाजों में गहरी पेट बन गई है, जबकि मुद्रित सामग्रियों का प्रचार भी नई मुद्रण वितरण तकनीकों के आधुनिकीकरण और बढ़ती साक्षरता की वजह से ज़्यादा हुआ है। तीसरा, 1990 के दशक में शांति में व्यवधान डालने के लिए मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ते नकारात्मक और निंदनीय प्रयासों के खिलाफ संभावित जवाब देने के लिए मीडिया कार्यक्रमों को ज़्यादा प्रमुखता दी गई। हेच रेडियो और अन्य प्रचार तंत्रों के इस्तेमाल की घटनाओं में बढ़ोतरी ने लोगों को भड़काया और इस वजह से रवांडा और बोस्निया हेर्जेगोविना में जनसंहार की भूमिका बनी रही। इसमें मीडिया की नकारात्मकता शक्तियों की ओर सबका ध्यान खींचा और जिसका जवाब तलाशने के लिए सबको प्रेरित किया। पहले यहाँ का मीडिया ज़्यादा बेहतर स्थिति में था, जहाँ तक कि कई देशों में फिर से हिंसा भड़क उठी थी। नियंत्रण संवाद के जरिए विवादग्रस्त पक्षों के बदलते विचारों पर जोर देते हुए संघर्ष समाधान के प्रति बढ़ती जानकारी ने संघर्ष पीड़ित समाज में सुलह और लोकतांत्रिकरण के उपकरणों के रूप में मीडिया की ओर ध्यान आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन, द्विपक्षीय दानदाता और गैर सरकारी संगठन एनजीओ मीडिया समर्थन कार्यक्रमों के लिए अवसर तलाशने लगे। मीडिया समर्थन कार्यक्रमों में मीडिया सहायता कार्यक्रमों के रूप में जाना जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने कंबोडिया में संक्रमणकालीन प्रक्रिया में एक बड़ी मीडिया पहल को शामिल किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के हर अभियान में एक प्रक्रिया जारी है। मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले कई एनजीओ का गठन हुआ, जैसे अमेरिका आधारित सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड, यूरोप में द फाउंडेशन हिरोनडेल और बाल्टिक मीडिया सेंटर और मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका सहित
कई दानदाता देशों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहायता अभियानों की तरह मीडिया समर्थन कार्यक्रम शुरू किया। काउंसिल ऑफ यूरोप, विश्व बैंक ऑफ यूनेस्को जैसी बड़ी संस्थाओं ने लोकतंत्रीकरण और मानवाधिकार कार्यक्रम के तहत मीडिया गतिविधियों को बड़ी राशि लगाई। शांति बनाए रखने और संक्रमण काल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान मीडिया की भूमिका को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। मीडिया और शांति स्थापना। मीडिया में काम करने वाले पेशेवर पत्रकारों की जिम्मेदारी संघर्ष को रोकना नहीं होती। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष समाचार प्रस्तुत करेंगे, इस तरह से शांति स्थापना में भूमिका निभाएंगे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब रिपोर्टिंग अच्छी हो, उससे संघर्ष में कमी आए। संघर्ष समाधान के कई तत्व जिसमें ऐसे तरीके हो सकते हैं। अच्छी पत्रकारिता के दैनिक कामकाज के दौरान योगदान हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। संवाद के जरिए प्रदान करना। समाचार मीडिया हमेशा ही संघर्ष में लिप्त पक्षों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण जरिया बनता है, यानी कि दोनों पक्षों को आपस में एक दूसरे के सामने बिठाकर दोनों पक्षों के बातचीत करवाने का जरिया बनता है। शैक्षणिक। प्रत्येक पक्ष को सुलह की ओर बढ़ते समय दूसरे पक्ष की कठिनाई को समझने की ज़रूरत होती है। इसमें पत्रकारिता हर पक्ष की कठिनाई को सामने लाता है। दूसरा पक्ष को सरल हो जाता है समझना। तत्काल समाधान संबंधित मांगों को नज़रअंदाज करने के लिए शिक्षित करता है पत्रकार। इसके अलावा विश्वास बहाली। विश्वास बनाता है दोनों के बीच में। भरोसे की कमी सबसे बड़ा कारण होती है संघर्ष के बीच में। संघर्ष की वजह। अच्छी पत्रकारिता ऐसे समाचार प्रस्तुत कर सकती है जो अन्य जगहों के उदाहरण द्वारा दोनों में सुलह करवा सके, दोनों में विश्वास फिर से बना सके, समाधान संभव करवा सके। गलत अवधारणाओं को सही करना। मीडिया दोनों पक्षों की एक दूसरे के प्रति गलत अवधारणाओं की जांच करेगी, उनकी रिपोर्टिंग करके विवाद में शामिल पक्षों को अपने विचार संशोधित करने और संघर्ष घटना के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसके बाद मानवीयता का प्रयास। दूसरे पक्ष को जानना और पहचानना एक जरूरी कदम है। अच्छी पत्रकारिता किसी समाचार में वास्तविक लोगों को शामिल करके ऐसा करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि ये मसले उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। अंतर्निहित हितों की पहचान करना। संघर्ष में दोनों पक्षों को एक दूसरे के ज़रूरी हितों को समझने की ज़रूरत है। पत्रकारिता कड़े सवाल पूछकर और नेताओं से उनकी कही बातों का सही अर्थ निकालने की कोशिश करती है। भावात्मक अभिव्यक्ति। संघर्ष के समाधान के क्रम में हर पक्ष के लिए भावनात्मक अभिव्यक्ति का एक मार्ग होना चाहिए। मीडिया दोनों पक्षों को बोलने का मौका देकर उन्हें भावनात्मक अभिव्यक्ति का मार्ग मुहैया करा सकता है। कई विवादों पर सड़क पर भिड़ने की बजाय मीडिया में लड़ा जा सकता है और विवादों को हिंसक होने से पहले ही सुलझाया जा सकता है। संघर्षों का निर्धारण। संघर्षों की स्थिति में समस्या की दूसरे तरीके से व्याख्या करने से तनाव घट सकता है और बातचीत का रास्ता खुल सकता है। अच्छी पत्रकारिता में संपादक और रिपोर्टर हमेशा एक अलग दृष्टिकोण, वैकल्पिक विचार और नई दिशा की तलाश में रहते हैं, जो उसी समाचार के प्रति दर्शक श्रोता को फिर से आकर्षित कर सकते हैं। अच्छी पत्रकारिता दोनों पक्षों को संघर्ष में पुनर्निर्धारण में मदद करती है। इसके अलावा अपनी साख बचाना, सहमति तैयार करना। जब दो पक्ष संघर्ष के समाधान की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपने समर्थकों के भय का निस्तारण भी करना होगा।
मीडिया नेताओं के बयान की रिपोर्टिंग करके उन्हें अपनी साख बजाने और सहमति तैयार करने का मौका देती है। समाधान तैयार करना, संघर्षों की स्थिति में दोनों पक्षों की शिकायतों के जवाब में विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए। अच्छी पत्रकारिता विवादग्रस्त पक्षों को शिकायतों का राग अलापने का मौका देने के बजाय हर दिन समाधान के बारे में पूछकर ये काम कर सकती है। शक्ति संतुलन को प्रोत्साहित करना, संघर्ष में शामिल समूहों को असमानताओं के बावजूद ये भरोसा दिलाना कि वार्ता के लिए दूसरे पक्ष के साथ बैठने के दौरान उन दोनों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। अच्छी पत्रकारिता वार्ता को प्रोत्साहित करती है क्योंकि रिपोर्टिंग संतुलित और निष्पक्ष होती है। यह सभी पक्षों पर ध्यान देती है। यह शिकायतें सुनने और समाधान तलाशने के उद्देश्य से शक्ति संतुलन को प्रोत्साहित करती है। जिम्मेदार पत्रकारिता, अच्छे पत्रकार समाधान तलाशने के निरंतर प्रक्रिया है। पत्रकारिता समाधान तलाशने की निरंतर प्रक्रिया है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों को संघर्ष के बारे में रिपोर्ट करते टाइम इन नियमों का पालन करना चाहिए। सभी दृष्टिकोणों की तलाश करना, पत्रकारों को सभी दृष्टिकोण देखने चाहिए। सिर्फ एक ही पक्ष की बातों को नहीं दोहराना चाहिए। पत्रकारों को जांच करनी चाहिए कि संघर्ष में शामिल पक्षों की मंशा क्या है, पीछे हटने का क्या कारण होगा, समझौता कैसे कराया जाए, संभावनाएं क्या हैं संघर्ष के बढ़ने की। संघर्ष का विश्लेषण करके पत्रकार को ये समझ सकते हैं कि राजनयिक और वार्ता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से कर सकते हैं। संघर्ष को जांचेंगे, विश्लेषण करेंगे। पत्रकार सूचना के लिए ज़्यादा स्रोतों की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा पत्रकारों को क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी पत्रकारिता संघर्ष रिपोर्टिंग के लिए कुछ पहलू, कुछ तथ्य नज़रअंदाज कर देने चाहिए जो इस तरीके से हैं। मानहानि करने वाले शब्द नहीं बोलने। अच्छी पत्रकारिता के लिए झूठ नहीं बोलना है, सच के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अच्छी पत्रकारिता पहले कहीं जिसकी रिपोर्ट जा चुकी है, यानी कि पहले अगर किसी ने कोई खबर डाल दी है तो बिल्कुल उसको वैसे की वैसे कॉपी करके नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है वो गलत हो, तो पहले उसको जांच करनी है। अगर वो सही है तो डाल सकते हैं, नहीं तो अगर वो झूठी हुई तो उस झूठ को दोहराया जा सकता है, इस बात का खतरा रहता है। अच्छी पत्रकारिता दूसरे लोगों को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाती और नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल भी नहीं की जाती। और अच्छी पत्रकारिता का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रिश्वत नहीं लेती, रिश्वत स्वीकार नहीं करती। उसे बेचा नहीं जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। ये थे कुछ पहलू नज़रअंदाज करने वाले। संघर्ष के दौरान संवेदनशील पत्रकारिता के लिए चेकलिस्ट भी जान ही लेते हैं। ऐसे संघर्ष की रिपोर्टिंग करने से परहेज करें जहाँ दो विपरीत पक्ष शामिल हो। दूसरे प्रभावित हितों की तलाश करें और सामाजिक तथ्यों, उनकी कथाओं, विचारों और लक्ष्यों को शामिल करें। इसके अलावा अगर बात करें उन नेताओं के बयान का उल्लेख करें, संघर्ष का निर्धारण करने के बजाय जो पुरानी मांगों को दोहराते हैं उनकी रिपोर्टिंग करने से बचें। जो नेता अपनी मांगों को दोहराते रहते हैं उनकी रिपोर्टिंग ना करें। सिर्फ उसी की रिपोर्टिंग करने से परहेज करें जो संघर्ष में शामिल पक्षों को तोड़ना चाहता है, विभाजित करना चाहता है। सिर्फ एक पक्ष की पीड़ा और भय पर ध्यान केंद्रित करें। सभी पक्षों की पीड़ा को खबर के लिहाज में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।
यानी कि एक पक्ष की पीड़ा नहीं सुननी है, सभी पक्षों की पीड़ा सुननी है। दूसरे पक्ष के खिलाफ किसी पक्ष की कार्रवाई की रिपोर्टिंग के दौरान तबाही, त्रासदी या आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा भावात्मक और दुर्भावात्मक शब्दों का उपयोग करने से बचें। इसके अलावा नरसंहार जैसे शब्दों का निषेध मानें। सैनिक और पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए नरसंहार शब्दों का उपयोग नहीं होता। इसके अलावा जनसंहार का अर्थ है वहाँ मौजूद लोगों की हत्या, तो सैनिकों और पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए नरसंहार शब्द का उपयोग करना गलत है। पीड़ा को कम करने की कोशिश नहीं करें, लेकिन सशक्त भाषा का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। आतंकवादी, उग्रवादी, कट्टरपंथी शब्दों के उपयोग करने से बचें। इसके अलावा किसी तथ्य को लेकर राय ना बनाएं, जो तथ्य जैसा है वैसा ही दिखाएं। किसी एक पक्ष के नेता के प्रस्ताव का इंतज़ार करने से परहेज करें। शांति का विचार कहीं से आ सकता है तो इसकी तलाश करें। इन विचारों को नेताओं के सक्षम रखें और उनकी प्रतिक्रिया लें। इसके बाद जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। जहाँ हिंसा और अहिंसा की बात आए वहाँ महात्मा गांधी जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनका भी बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी एक महान जनसंचारक थे। वह कोई तरीका और तकनीक नहीं छोड़ते थे जिससे लोगों में चेतना जगाई जा सके, उन्हें आंदोलन के लिए सक्रिय किया जा सके, भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने इनमें सक्षम बनने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां चलाते थे। उनमें शिक्षा से लेकर ग्राम कल्याण और चरखा कातने से लेकर पशु सुरक्षा में जुटे वर्गों के लोगों को शामिल करते थे। संचारक के रूप में गांधी जी ने मौखिक शब्दों के अलावा प्रेस के माध्यम का उपयोग किया। बहुआयामी गतिविधियों के बीच इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रिकाएं नियमित रूप से निकाली थी। अपना संदेश सभी देशवासियों तक पहुंचाने के लिए यह एक व्यक्ति का प्रयास था। गांधी जी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के लिखित शब्दों की महत्ता उनकी इच्छा को जाहिर करती थी। यानी कि गांधी जी ने पत्रिकारियाँ बनाई, मैगजीन्स बनाई, उन्हें प्रकाशित किया और अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद लेकिन उस दौर में जितने भी माध्यम थे, प्राचीन माध्यम थे, जितने भी थे, वो सभी जितने इस्तेमाल कर सकते थे। पारंपरिक व्यक्तिगत तरीकों से लेकर जगह जगह घूमने वाले भाटक चारण और बंगाल के बालू समुदाय की मदद से, साथ साथ साक्षरता स्वदेशी मशीनों में लगे शिक्षित छात्रों की सहायता इस काम में ली गई। देश भर में ओतप्रोत गीतों की रचना को प्रोत्साहित किया। गांव, मोहल्ले और बस्तियों में गायक मंडलियों का गठन किया। इस क्रम में बायोस्कोप तक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस समय वीडियो नहीं होती थी, तो संभावित जितने भी विकल्प थे, जितने हो सकते थे, जितने भी मौजूद थे, सभी विकल्पों का गांधी जी ने यूज़ किया। यह एक महाविशाल अभियान था जो स्वतंत्रता संघर्ष के उतार चढ़ाव के साथ चलता रहा। इसके बाद हस्तलिखित पोस्टर और भित्ति चित्रों का दौर आया। गांधी जी ने आज़ादी के पहले के समय में भी मीडिया की ताकत को महसूस कर लिया था।
वो ये जान चुके थे कि ये जनता को किस हद तक प्रभावित कर सकती है। आज के युग में मीडिया तकनीकों को और भी ज़्यादा आधुनिक बनाने के बाद हम शांति के प्रयास और विवादों के समाधान में मीडिया का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। इसमें वही सारांश में वही सब आने वाला है जो हमने इस पूरी इकाई में जाना है। इस इकाई में बस इतना ही। इस इकाई के हम सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इकाई के बारे में जानेंगे, 7वीं इकाई जानेंगे, 7वीं इकाई को पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share.